कुछ पन्ने जिंदगी के। इंडियन सिनेमा को अमर बनाया है उनकी कहानी, संगीत और साथ ही साथ कुछ यादगार किरदार। हर कहानी की जरूरत है एक हीरो और एक ऐसा इंसान जो हीरो के टक्कर में खड़े होकर हीरो के रास्ते में मुश्किलें पैदा करे। एक हीरो के कैरेक्टर की अच्छाइयों को दर्शाने के लिए एक दूसरे बंदे को गलत और बदमाश दिखाना भी जरूरी है। जिंदगी के पन्नों में भी हमेशा एक ऐसा किरदार होता ही है जिन्हें हम कहते हैं खलनायक। जब स्क्रीन पर आते हैं तो कहानी में एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट लाते हैं। सही मायने में कई बार तो एक फिल्म को कामयाब बनाने के पीछे है कई मशहूर खलनायक। आजकल हमारे हीरोज ही ग्रे और नेगेटिव शेड्स प्ले करते हैं। एक वो दौर भी था जब हीरो, हीरोइन और विलेंस बराबर में कंधे से कंधा मिलाकर एक फिल्म को शोहरत की सीढ़ियों तक पहुंचाते थे। आज जो मेरे सामने बैठकर मुझे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से डरा रहे हैं, उन्होंने सालों से अपने स्क्रीन प्रेजेंस से लाखों लोगों के दिलों पे राज किया है, जिनके नाम से लड़कियां कोसों दूर भागती है। आज मैं उनके साथ उनकी जिंदगी के पन्ने शेयर करूंगी। वन ऑफ द फाइनेस्ट विलन्स ऑफ इंडियन सिनेमा, गोपाल बेदी उर्फ रंजीत, जो असली जिंदगी में उनके किरदारों के आसपास भी नहीं है। ही इज वन ऑफ द मोस्ट वार्म ह्यूमन बीइंग्स आई हैव एवर मेट। वेलकम रंजीत जी ऑन कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। शुक्रिया मधुरिमा। आपने पहले तो अपना इल्जाम वापस लीजिए, आपको अपनी बड़ी बड़ी आंखों से डरा रहा हूँ। नहीं, ऐसा बोलना पड़ता है ना, ताकि माहौल बने, लोगों को लगे कि मैं बहुत डरी हुई हूँ। पर लोगों ने मुझे देखा हुआ पर्दे पे, हाँ। और उनको मालूम है कि मैं डराता नहीं हूँ। I'm a romantic villain, you know. I was put in that slot, you know. Yeah. Like, even my heroines used to recommend or ask for favor to do guest appearances, and उसमें तो वही काम होता था जिसके लिए मुझे गालियाँ पड़ती थी। रेप गेस्ट रोल में भी रेप कर दो और बोल दो जी कुत्ते कमीने छोड़ दे मुझे, घर में माँ बहन नहीं। ये तो डराने वाली बात नहीं। हाँ ठीक है, घर में या आस पास में जो दूसरे होते हैं वो समझते हैं उस इमेज की वजह से मैं खौफनाक हूँ या डरावना हूँ। पर आप वाकई है नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि देखिए ना, बिल्कुल ही नहीं हूँ। फिल्मों में तो एक हाथ में बोतल होती है, एक हाथ में लड़की होती है, दूसरे तीसरे हाथ में पता नहीं क्या मुर्गी और बकरा और पता नहीं क्या क्या सामने रख देते हैं, आपको मालूम है। फिर सिगार होते हैं। इनमें से तीन चीजें तो जो है, जैसे कि आई एम अ स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन मैन, आई एम अ सोशल ड्रिंकर, बिकॉज बड़ी एम्बेरसमेंट हो जाती है कि बार बार लोग बोलते हैं लो ना यार। सिगरेट, आई डोंट स्मोक। तीनों चीजें विलन की कंपल्सरी ब्लेंड की तरह होती हैं। फिल्मों में इनके किरदारों में इतने नेगेटिव शेड्स होते हैं, आप सोच रहे होंगे कि पता नहीं इस इंसान में कितनी बुराइयां हो। असली जिंदगी में ये एक शुद्ध शाकाहारी, टी टॉटलर, अल्कोहल, सिगरेट्स कुछ नहीं छूते हैं, बहुत ही डिसिप्लिन लाइफ बिताते हैं। कुछ पन्ने जिंदगी के। हर हफ्ते मैं जब आपसे बातचीत करती हूँ तो मेरे जो मेहमान होते हैं उनसे मैं सवाल पूछती हूँ, कभी नोक-झोंक करती हूँ, कभी कभी उनकी कहानियाँ किसी और मुकाम तक पहुँच जाती हैं। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ अलग किया जाए। सवाल तो मैंने बहुत सारे सोच के रखे हैं। रंजीत जी के साथ जब भी मैं मिली हूँ, उनके पास इतनी खूबसूरत कहानियाँ होती है कि वक्त कैसे बीत जाता है पता भी नहीं चलता है। क्यों ना आज मैं अपने सवालों को अपने पास ही रखूं। तो चलिए आज 9 बजे तक सिर्फ रंजीत जी को सुनते हैं। It's my pleasure to be on your show. Thank you. And अभी तक लोग मुझे छेड़ते हैं। I carry a transistor with me, you know. अच्छा। In my studios also. तो मुझे रेडियो सुनने का अभी भी शौक है। गाड़ी में तो ऑन रहता ही है, you know. हाँ। बहुत अच्छे गाने आते हैं और आपकी आवाज़ भी बड़ी Thank you. क्या माशाल्लाह बोलते हैं। तब जब मैं आपसे मिला नहीं था, मैं विजुअलाइज किया करता था कि आप कौन हैं, कैसी हैं, जिनकी आवाज़ ऐसी है तो वो कैसी होंगी। you know, ऐसी चीज़ें आती थी दिमाग में, you know. एंड जैसा सोचा वैसा पाया, you know. Oh, thank God. आप मुझे ये बताएं रंजीत जी, और ऐसे ही आपने आपके सर पे जो स्कार्फ बांधते हैं, आप आ रहे थे, मैं कहा अरे बाप रे, मुझे अब इनसे मिलना पड़ेगा। हेलो बोली। हाँ, और इतने सालों से जो आपने देखा है वो परसेप्शन रहता है। जी जी जी। जब आपने हाथ पकड़ा और
वो एक इंसान के टच से पता चलता है. Every woman understands from the touch of क्या the, कह रही हैं हाँ. हैं? तो आपने मैं तो- जिस तरह से पकड़ा मैंने बोला नहीं ये तो लगते कुछ है. हाय राम. नहीं आप इतने अच्छे हैं, इतने प्यारी प्यारी बातें करते, इतने वार्म हैं आप. वेरी कॉन्ट्रोडिक्टरी टू व्हाट यू पोर्ट्रे ऑन स्क्रीन. मैं सुनने वालों को ये बताना चाहूँगी कि आपको स्पोर्ट्स का भी बड़ा शौक था, जो वो डिफेंस एकेडमी वाली जो एक किस्सा है आपका. एक्चुअली फिल्मों में आने से पहले मैंने एयरफोर्स के लिए अप्लाई किया. हाँ. वो भी ऐसे ही फॉर फन. मेरी जिंदगी में जितनी भी चीजें हुई हैं अचानक हुई हैं स्पॉन्टेनियस. मैं हिंदू कॉलेज में था दिल्ली में और हम 4 बड़े अच्छे दोस्त थे. हम चारों ने अप्लाई किया और हमको ऐसे चैलेंज सा लगा कि एयरफोर्स में एडमिशन पाना बहुत मुश्किल है. 12% 10% रिजल्ट आता था फॉर पायलट्स अच्छा. एडमिशन के लिए. तो फॉर्म भर दिए हमने अपनी जेब से पैसे वैसे खर्चा करके. घर वालों को नहीं बताया मैंने. तो हम चारों पास हो गए. फिर एसएसबी के लिए जबलपुर गए दिल्ली से. वो झूठ बोला घर में जी कॉलेज वाले गए. उसमें भी निकल गए. फिर मेडिकल टेस्ट में हुआ. फिर जब बॉन्ड भरना पड़ता है तब मेरे फादर को पता लगा और घर वालों को पता लगा. बट माई फादर वॉज ऑल्सो लाइक माई फ्रेंड. उसने बोला अच्छी बात है यार, एयरफोर्स ज्वाइन करना है, इट्स वेरी गुड. अपने को डर बहुत था कि हमारा इतना था. आई कम फ्रॉम अ वेरी ऑर्थोडॉक्स फैमिली कि अगर फादर ने दूसरे कमरे से आवाज लगाई गोपाल तो मैं अपने दूर से दूसरे कमरे से नहीं हाँ जी नहीं बोल सकता हूँ. अच्छा. मुझे वहाँ उनके सामने पहुँचना पड़ेगा. अच्छा. दैट इज टेकन फॉर ग्रांटेड कि आवाज लगाई है तो उधर हाजिर होना चाहिए. हाँ जी ऐसे नहीं. उसकी वजह से थोड़ा डर खौफ थोड़ी शरारतें होती थी स्कूल में कॉलेज में. मोहल्ले वाले जो आजू बाजू में जो शिकायतें आती थी अक्सर मेरा नाम जुड़ जाता था. और कई बार तो ये मैं सच कह रहा हूँ आपको, बिना कसूर किए हुए शिकायत आने से पहले ही मेरी पिटाई भी हो जाती थी. मुझे वो सरदार जी का जोक याद आया था कि वो अपने बेटे को मार रहा था. अच्छा. तो लोगों ने पूछा क्यों मार रहा है भाई. कहता यार कल मैं जा रहा हूँ आउट ऑफ स्टेशन, कल इसका रिजल्ट आने वाला है और मुझे मालूम है ये फेल होने वाला है इसलिए मैं इसको मार के अपना कोटा पूरा करके जा रहा हूँ. पिटाई हो जाती थी घर में. जिन बड़े स्टार्स को देखने के लिए हम फिल्मों के लिए वेट करते हैं, रंजीत जी इतने खुशनसीब थे कि उनके साथ बैठ के वो कभी खाना खाते थे तो कभी गप्पे लड़ाते थे. ऐसी ही कुछ और इंटरेस्टिंग बातें रंजीत जी के साथ. कुछ पन्ने जिंदगी के. वेरी रेयरली यू सी 1-2 सेलिब्रिटीज इकट्ठे कंफर्ट जोन में आ जाते थे. यार इसमें विलन रंजीत हो गया, कॉमेडियन असरानी हो गया, फलाना ये हो गया, बिंदु वैम्प हो गई. तो ये हार्मनी के लिए तो हम लोग एक दूसरे को जानते थे ज़्यादा और एडजस्टमेंट भी इजी हो जाती थी. हम प्रोड्यूसरों को प्रॉब्लम नहीं होती थी बिकॉज ऑफ आवर रिलेशनशिप. बोल देते यार रंजीत तो कर देना, कैसे भी कर देना यार. तो प्रोड्यूसर को कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी. हीरो की वजह से अगर मान लीजिए शेड्यूल पूरा नहीं हुआ तो खुद ही अपने फेलो आर्टिस्टों को बोल के एडजस्टमेंट हो जाती थी. मधुरिमा पैसा तो उन दिनों भी हमको मिलता था, लेकिन आजकल इम्पोर्टेंस ज़्यादा पैसे को दी जाती है. थोड़ा सा टाइम बचा तो आपको एंडोर्समेंट कर देते हो, थोड़ा सा टाइम बचा तो आप कुछ और कर देते हो. सोर्सेज इतने हो गए हैं कि एक्टर जो कहता है कि मैं आज बिक रहा हूँ तो इसलिए ले रहे हैं, कल को कौन पूछने वाला है. एंड ऑल दैट सिक्योरिटी, लैक ऑफ सिक्योरिटी, इट्स नॉट ऑलवेज चेजिंग मनी एंड ऑल दैट. तो उन दिनों में मेरे को क्या था, एक जोश था, बुल स्टैमिना, टू वर्क, नेवर गेट टायर्ड एंड ऑलवेज अजाइल. तो काम काफ़ी मिला, पर ग्रुप नहीं थे तो इसलिए एवरीबडी was fond of me also. There were no jealousies and all that. मैं खुद अपने रोल कई बार दूसरे एक्टरों को रिकमेंड कर देता था. शक्ति वगैरह ने कई बार, उसमें कोई डर वाली बात नहीं होती थी. तभी भी एथिक्स होते थे हमारे. ये शोले पिक्चर में डैनी एंड मी वर वर्किंग टुगेदर इन धर्मात्मा. अच्छा. वी बोथ वर इन अफगानिस्तान. तो मेरा शेड्यूल जल्दी ख़त्म हो गया तो मैं वापस आ गया, लेकिन अफगानिस्तान से डैनी नहीं आ सका. और फिरोज खान ने उसे बोला भाई देखो उधर 3-4 पहले तो मालूम नहीं था शोले हिट हो गई या फ्लॉप हो गई, तो कुछ पता नहीं होता ना किसी को. 3 हीरो हैं, धर्मेंद्र है, अमिताभ है, संजीव कुमार है. तो उसमें तुमको क्या मिलेगा एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ. और मैं तुमको हेमा मालिनी के सामने गाना दे रहा हूँ, ये धर्मात्मा में था, डैनी का अच्छा रोल था. तो ही कुड नॉट कम. मैंने पर उसका एड देखा था, स्क्रीन एक बड़ा पेपर आता था,
respected paper. So I remembered कि Danny's this thing had come and Danny's doing a role in Sholay. I was shooting in Bangalore, तो इनका सेट लगा हुआ था. तो मेरे पास उन्होंने फीडल भेजे कि उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे है, डैनी आ नहीं सकता है. तो मैंने साफ बोल दिया, मैंने देखिए डैनी इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन. अगर वो फ्रेंड भी नहीं हो तो भी एथिकली आई कैन नॉट साइन दिस पिक्चर, क्योंकि जब तक मुझे पता नहीं लगे कि वो करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है. आप डैनी का नो ऑब्जेक्शन लेटर ले आइए तो मैं कर दूंगा. और मुझे मालूम भी अगर होता हाँ जी बहुत बढ़िया रोल है या बहुत कुछ है तो भी नहीं करता. उन दिनों में रोल ही अच्छे होते थे सब. काम तो बहुत था मेरे पास. वो कहते हैं ना, किसे मालूम है ये दुनिया बनी किसके लिए, क्या पता आया है इंसान यहाँ किसके लिए, किस्मत हर घड़ी बदलती है मगर किसके लिए, जिंदगी भर का ये अनजान सफर किसके लिए. You never know what's going to happen, when somebody is going to come and when somebody is going to go. रंजीत जी फिल्में बहुत कम देखते हैं, यहाँ तक कि वो अपनी फिल्मों को भी नहीं देखते हैं. क्यों? कुछ पन्ने जिंदगी के. टोटल जिंदगी की पिक्चरें गिनेंगे अगर, मैंने अपनी खुद की 400-500 पिक्चरें की हैं, 5-10 ही देखी होंगी. अच्छा. शुरू में जब अपनी पिक्चर देखता था तो फिर एडिटिंग टेबल पे मेरे रोल कट जाते थे. अच्छा. क्योंकि विलन ही सेक्रीफाइस किया जाता है. हाँ. कि विलन का एक सीन निकाल दो, विलन का एक फाइट निकाल दो, विलन का ये निकाल दो, उसके में गाना डाल दो. हाँ. तो फिर दिल को दुख होता था, अफसोस होता यार मेरा रोल ही क्यों काट दिया है ना. सावन भादो मेरी पहली पिक्चर लगी थी. मैंने साइन जो की थी वो रेशमा शेरा थी है ना. जब प्रीमियर था वहाँ गया मैं, और मेरा कुछ सीन विन कटा हुआ था. मुझे तो याद था कि मैंने ये काम किया हुआ उसमें. तो मैं पिक्चर छोड़ के, प्रीमियर छोड़ के आ गया मैं. और मैं आई रिमेम्बर गाड़ी तो थी नहीं, मैं ट्रेन से प्रीमियर में जाने के लिए तो गाड़ी कंपनी ने भेज दी थी. अभी उठ के आया तो गाड़ी नहीं थी, तो ट्रेन में बैठा हुआ रो रहा था मैं अकेला ही. It was the hard work which I had put on my soul and which I enjoyed, and that is thrown where, why, without reason. उसका दुख होता था मेरे को शुरू में. फिर पता लग गया कि इतना लंबा चौड़ा काम करने का भी कोई फायदा नहीं होता. अल्टीमेटली पिक्चर तो वो 2-2.5 घंटे की होती है, उसी के अंदर सब कुछ दिखाना होता है. वॉट एवर इज द बेस्ट फॉर द फिल्म, डायरेक्टर एडिटर्स वही रखते हैं. तो फिर बाद में जब समझ में आए तो फिर तब तक काम बहुत ज़्यादा हो गया था, फुर्सत नहीं होती थी. और जो फुर्सत होती थी उसमें सोशलाइजिंग अपनी जो भी है. मेरे घर में एट द सेम टाइम 7-8 हीरो, 7-8 हीरोइंस, इतने लोग इंडस्ट्री के. मतलब धर्मेंद्र है तो संजीव कुमार भी है, राजेश खन्ना भी है, अमिताभ बच्चन भी है, फिर लड़कियां भी, मौसमी है, नीतू है, रणधीर कपूर, ऋषि कपूर, ऑल दिस. इन सब के साथ मेरा काम होता था, सारा दिन इन्हीं के साथ बीतता था. और उन दिनों में मोबाइल्स और सेल्स वगैरह नहीं होते थे, तो घर पहुंचो तो ऑलरेडी पार्टी वार्टी चल रही होती थी. मौसमी वगैरह कभी कभी मच्छी वच्छी बनाते रहते थे. आई हैड अ स्मॉल किचन गार्डन ऑल्सो, वहाँ से निकाल के सब्जी भाजी जो कुछ भी होती थी. हाँ. तो बनाना अपने हाथों से बारबेक्यू. आई एम नॉट अ पंडित, मैं खाता नहीं हूँ लेकिन सब करता हूँ. ये पता चलता है कि उन दिनों जो सारे आर्टिस्ट के बीच में एक यूनिटी थी, एक दोस्ती थी, सब एक साथ. एक कंपटीशन तो था ही सबके बीच में, पर या कंपटीशन होता था, कॉम्प्लेक्स होता था, लेकिन प्रोफेशनली जेलसी भी होती थी. आई डोंट नो हाउ टू पुट इट. मे बी आई वाज फॉर्चुनेट, फ्रैंकली स्पीकिंग. और शाम को इकट्ठे बैठ के गप्पे मार रहे हैं, वही लोग आपस में बिचिंग भी होती थी, ऑन दैट काइंड ऑफ स्टफ. आई हैव एंजॉयड अ लॉट. वहाँ दिल्ली में मेरे को एक आदमी मिला, राजपूत है, कोटा का है, उसका नाम है रणबीर सिंह. अपने दोस्त के घर गया था और वहाँ पर उनके घर में कोई पार्टी चल रही थी. तो मैंने अपने दोस्त को बोला चलो अभी मैं उसके फादर अंकल हुए तो मैं चलो अंकल को नमस्ते बोल के आ जाता हूँ. वहाँ पर एक आदमी ने मुझे बुलाया, आस्क्ड मी, वुड यू लाइक टू जॉइन मूवीज. ड्रेस्ड अप आदमी, अच्छी पर्सनैलिटी थी एंड ऑल दैट. तो मैंने सुना हुआ था कि ये बॉम्बे वाले जो आते हैं ना, फिल्म लाइन वाले, नॉर्थ में आते हैं, लड़के लड़कियों को एक्सप्लॉइट करते हैं, झूठे वादे करते हैं और फिर चले जाते हैं. इतना तो सुना हुआ था. क्योंकि फ्री था तो ये उन दिनों की बात है जब गाइड लगी थी तो गाइड वाज द फर्स्ट फिल्म व्हिच आई सॉ इन माय लाइफ. और इतने डर के मेरी हालत खराब थी. हर आदमी लगे कि मुझे लगता है मेरे घर वालों को जानता है. इतनी अच्छी लगी कि मैं मधुरिमा, आई कांट टेल यू, बिकॉज हम लोग लाइनें बोलते हैं, रटते हैं, याद करते हैं. और देवानंद
साहब की जो पिक्चरें थी उनके डायलॉग वैसे भी बड़े बड़े अच्छे होते थे, लंबे लंबे डायलॉग भी होते थे, और उन दिनों में डायलॉग बड़े अच्छे लिखे जाते थे। राइट। उन दिनों में डायलॉग्स जो थे टच करते थे आपको। अभी माफी चाहता हूँ, ये अभी कॉर्पोरेट आ गया है, दे आर ओनली कंसर्न विद द बैलेंस शीट्स। जिसने मुझे फिल्म ऑफर की और मैंने बोला हाँ कर लेंगे, तो ही कॉल्ड मी टू हिज होटल। हम पहुंच गए, लंच वंच किया एंड ऑल दैट, टोल्ड मी अबाउट हिमसेल्फ। ही वाज बेस्ड इन लंदन, अच्छा, connected with British film industry. तो he wanted to make a picture with a new boy and a new girl. और उस फिल्म का नाम था जिंदगी की राहें। अच्छा, ये एक ट्रक ड्राइवर की कहानी थी और मेरा जो रोल था क्लीनर का, तो ना चलो मुंडू हैंडल घुमाओ, पहले तो हैंडल घुमाते थे इंजन में डाल के, यू नो, चलो ये ऊपर से तालपत्री की, चलो ये चाय लेके आ ढाबे से एंड ऑल दैट, चल शीशा साफ कर रहा हूँ। उसके लिए उसको बड़ा टफ सा कुछ लड़का चाहिए था, यू नो। Then one day he told me that he is going to Bombay to sign the rest of the star cast. For 2-3 months there was no news. मौके पे कोई भी बहाना मिले गाइड, और उन दिनों में देव साहब की एक और पिक्चर थी हम दोनों। वो शो मॉर्निंग का होता था, 9 बजे या 11 बजे ऐसा कुछ होता था। वो देखी, फिर उसके बाद लंच वंच करना, उसके बाद फिर दूसरी दिखना, फ्री था बिल्कुल। तो उसके डायलॉग देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि अभी तक याद है मेरे को। मैंने बैठ के याद नहीं किए। कैप्टन, तुम जानते हो तो बताओ, दुनिया में ऐसी कौन सी ताकत है जो हमें अपने कंधों पर बंदूकें रखने पर मजबूर करती है? हालांकि हम जानते हैं कि जंग बुरी है, हिंसा बुरी है, नफरत बुरी है। कैप्टन, फेट की आग या शोहरत की भूख या देश का प्यार या हमारी इंसानियत जो हैवानियत के खिलाफ भड़क उठती है। इंसान के अंदर का लोहा हमेशा अपनी चमक दिखाने के लिए मौके की ताक में रहता है, और जब उसे मौका मिले तो वो ये नहीं देखता किसी की माँ का दिल टूटता है, किसी की बहन का दिल टूटता है, या किसी की प्रेमिका का दिल टूटता है। जो पहली बार देव साहब के साथ काम किया ना, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, आई वाज लकी दैट आई डिडंट हैव टू स्ट्रगल बिकॉज ऑफ दिस मैन ओनली, यू नो। आना जाना कोई अपने हाथ में थोड़ी होता है। इंसान सोचता है कि मैं इधर चलूं, किस्मत कान पकड़ कर उधर ले जाती है। सोचता है उधर चलूं, नाक पकड़ कर इधर घसीट लेती है। तंग आकर एक दिन मैंने तकदीर को पास बुलाया और पूछा, बता तू चाहती क्या है, तेरी रजा क्या है? तो कहने लगी, अपनी मनमानी छोड़ो और चुपचाप मेरी उंगली पकड़ कर चलो। सो भाई, देख रहे हो, आज यहाँ कल वहाँ, परसों कहाँ, तो फिर चिंता किस बात की? समझ ले, करने वाला कोई और है, नाम तेरा, नाचने वाला तू है, धागे किसी और के हाथ। आजकल की फिल्मों में डायलॉग्स आम जिंदगी वाले जैसे बातें होती है, वो हो गए। जी, गाली गलौज शुरू हो गए, नो। इनसे पिक्चरें नहीं चलती हैं ना। पिक्चरें हमेशा जो आपको टच करती है ना, वो चलती है। रणबीर सिंह का फिर मुझे क्या हुआ कि वो गायब हो गया, तो आई वाज कंफर्टेबल बिकॉज मेरे लिए कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट नहीं थी, किसी को बताया नहीं था। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, चलो। तो 3-4 महीने के बाद में उसका एक लेटर आया, पोस्ट कार्ड होता था उन दिनों में। डियर राज, ही स्टार्टेड एड्रेसिंग मी विद द हीरोज नेम, अच्छा, नॉट गोपाल, यू नो। सॉरी दैट आई कुड नॉट गेट इन टच विद यू। एंड मेरे जो दोस्त हैं उन लोगों ने मुझे एडवाइस किया है कि मैं अपनी पहली पिक्चर किसी एस्टेब्लिश हीरो को लेके बनाऊं, तो मैं तुम्हें उस रोल में नहीं ले सकता हूँ, लेकिन अगर दूसरा रोल करना है तो बॉम्बे आ जाओ और मैं चेतन साहब के घर में ठहरा हूँ। चेतन आनंद, यू नो, देवानंद साहब के बड़े भाई हैं ना। तो घर वालों को फिर झूठ बोला। माँ ने मेरे अंगूठी पहना दी, घड़ी चेन पहना दिया, घड़ी दे दी। बुजुर्गों की थिंकिंग होती है ना, बॉम्बे जैसी जगह है, जेब कट जाते हैं ना, अच्छा। चोरी हो जाती है, तो कुछ तो सहारा रहेगा। बोलें कि ये चेन वेन बेच के टिकट खरीद के वापस डक करके भेज दिया। मेरा एक और भी था कि आई नेवर यूज्ड टू गेट दैट एक्साइटेड अबाउट थिंग्स, यू नो, हैपनिंग अराउंड मी। एक तो मैं मटेरियलिस्टिक बिल्कुल अभी तक नहीं हूँ, और दूसरा कोई अगर मुझे मिला है तो इट वाज डेस्टिन्ड टू मीट, एंड देयर इज नथिंग। इतना होता था कि रिस्पेक्टफुल होता था मैं कि हाँ भाई, दे आर अचीवर्स, दे आर समथिंग, दे आर नॉट ऑर्डिनरी, यू नो। इतनी एक्साइटमेंट नहीं होती थी। और दिल्ली में जब प्रीमियर वगैरह होते थे, लोग आके बोलते थे हमने दूर से राज कपूर को देखा, अरे वहां से देखा, तो बड़े बाल दिखाई दिए थे ना। उसी पे डिस्कशन होती थी ना। He received me and first night I spent in Chetan's house. अच्छा, ड्रिंक्स वगैरह चल रहे थे। इतने में एक कमरे में लड़की एंटर की। She was 5'10", tall, wearing white dress, loose hair, pink color, looking gorgeous, you know. She was Priya Rajvansh, you know. अच्छा। तो बैठ के हमने खाना वाना, ड्रिंक्स वगैरह हुए, उसके बाद खाने में बैठे।
खाने भी बैठे तो फिर खाने के बाद आम आ गए। तो आम जब काटे गए तो प्रिया, चारों ही थे हम, छोटी टेबल थी, प्लेट में प्रिया ने पूरा का पूरा स्कूप काट के चम्मच और आम की विद द स्किन रख दिया प्लेट में। अब मैं बड़ा परेशान मैं कहा यार मैं गांव वाला हूँ या कहाँ हूँ, ये क्या कहाँ आ गया मैं, बम्बई में चम्मच से आम खाते हैं ना। हमने भी खाया, फिर मजा नहीं आ रहा था। आम जाए साथ में चम्मच दांतों को लगे, दैट स्टील का। वो सामने गुठलियों के ऊपर मेरी नजर लगी हुई थी। प्रिया को बोला कि कैन आई हैव दीज गुठलीज? ओह श्योर श्योर, यू लाइक गुठलीज एंड ऑल दैट। तो मैंने ले लिया, उन्होंने प्लेट आगे कर दी। और गुठलियां मैं लेके हाथ से खाना शुरू किया। तो आई डिडंट रियलाइज कि इट वाज नॉट सपोज टू। वो बाद में मुझे पता लगा कि चेतन साहब बड़े इंग्लिश और छुरी काटे वाले आदमी थे। अच्छा। उंगलियां कम इस्तेमाल करते थे। अच्छा। तो प्रिया ने बोला चेतन साहब को, चेतन साहब आम ऐसे खाए जाते हैं। उसके बाद फिर रात को सोया। फिर दूसरे दिन सुनील दत्त साहब के यहाँ मेरे को सन एंड सैंड में मीटिंग हुई। अच्छा। फिर तीसरे दिन राज कपूर साहब के यहाँ, क्योंकि ये आदमी जो था रणबीर सिंह, दैट फेलो हैड हिज ओन प्लेस इन देयर सर्कल। तो उसको रोज खाने भी कोई ना कोई बुलाता रहता था। तो हर रोज उसके साथ में जैकेट वैकेट पहनी, शाम को अपना तैयार होके अच्छा। एक ही हफ्ते में आई मेट ऑल द टॉप नॉचेस। फिल्मों में काम मिलना शुरू हो गया। फिर वही विलन बन गया। पहले तो मैंने दोनों पिक्चरों में भाई का रोल किया था। रेशमा शेरा और सावन भादों। पर लोगों को पता नहीं भाई अच्छा नहीं लगा। तो शर्मीली में फर्स्ट टाइम ग्रे शेड हुआ उसमें बड़ा अच्छा मजा आया। तो प्रीमियर हुआ जब ही, तो लोगों ने साइन वाइन लेने, फोटो लेनी शुरू कर दी। और इंडस्ट्री में भी कुछ हुई। उन दिनों में कुछ मैगजीन्स होती थी, फोटो छप गई, तो लोग ऑटोग्राफ लेने शुरू हो गए। उन दिनों में पिक्चरें रिलीज होती थी, बॉम्बे हुई, फिर एक महीने बाद दिल्ली हुई, फिर कलकत्ता हुई, ऐसे होती थी तो दिल्ली में प्रीमियर था, तब तक लोग पहचानना शुरू हो गए थे। तो मैंने अपने घर में सोचा कि ये लोग खुश होंगे बेटे ने तरक्की की, तो लोग पहचानते हैं। मैंने 8-10 पास लेके उनको बिठा दिया। जहाँ मैंने गाइड देखी थी वहाँ मेरी पिक्चर लग रही शर्मीली एंड ऑल दैट। अब इंटरवल में उन दिनों में क्या करते थे कि पिक्चर रोक के सारी स्टार कास्ट को, टेक्नीशियंस को स्टेज पे बुलाते थे स्क्रीन के सामने। पिक्चर शुरू हुई, मैं वापस आया, देखा मेरे घर के जितने फोक्स थे, नोबडी वाज देयर। अच्छा। कोई था ही नहीं वहाँ। तो आजू बाजू वाली सीटें थी। मैं ये लोग कहाँ हैं, मतलब पता नहीं, आए नहीं बहुत देर से, कोई वापस ही नहीं आए। उसके बाद अशोका होटल में ठहरे हुए थे, कहीं वहाँ पार्टी वार्टी हुई दिल्ली में। पार्टी के बाद में मैं घर गया। मेरा अभी भी एक आदत है, शूटिंग पे जाता हूँ तो मान लीजिए दिल्ली गया या जहाँ मेरी सिस्टर वगैरह हो या कोई भी हो, तो मैं घर पे सोता हूँ। चाबी होती है। हाँ जी। लेकिन सोता हूँ उनके साथ जाके, वही उनके घर में। मुझे अच्छा लगता है। तो मैं घर पहुँचा तो सबके मुंह सूजे हुए, सब बैठे हुए रात को 2-2:30 बजे के करीब पहुंचा मैं। तो बड़े गुस्से में सब बैठे हुए हैं, ऑल दैट। ऐसे लगता है कि मर गया है, ऑल दैट स्टफ, अफसोस। तो इतने में मेरी माँ ने चार्ज करके मेरे आए, तो शर्म नहीं आती है, डूब मरना चाहिए तुझे, ये है वो है, बाप का नाम नाक कटवा दिया तूने, कौन सी शक्ल लेके अमृतसर जाएंगे अभी, ये ऑल दैट। आई बिलोंग टू अमृतसर, आई वाज बोर्न देयर। तो क्या हुआ, लड़कियों के कपड़े फाड़ता है, लड़कियों की इज्जत लूटता है। अरे तुम्हारा, मैं जी वो तो काम है, लानत ऐसे काम पे, ये दैट काइंड ऑफ स्टफ शुरू। फिर मेरा फर्स्ट टाइम डेथ सीन देखा उन्होंने, तो हॉल में रोना शुरू कर दिया माँ ने। अभी माँ के सामने बेटा मर रहा हो, और हम मरते भी तो है ना पूरा जोर लगा खून निकल, असली कैसे मरना पता ही नहीं है। तो इस तरह मेरी लाइफ शुरू हो गई, रोल मिलने शुरू हुए। काफी टफ रोल रहे, डाकू हर पिक्चर में रंजीत है, तो मतलब सुबह मेरा काम ही होता था, एक हाथ में घोड़े की लगाम, एक हाथ में बंदूक। और रोल सुनाते नहीं थे, बोल देते थे और क्या रोल क्या है, कुछ नहीं जी पाजी, एक हाथ में बंदूक है, एक हाथ में लगाम है, घोड़ा आपके नीचे है, बस समझ लीजिए आप क्या रोल है। खैर वो मजाक में उन दिनों में रोल का मैं सुनता ही नहीं था, मैं अभी भी नहीं सुनता हूँ। मैं तो ये बोलता हूँ जो मुझे ले रहा है उसको मालूम है क्यों ले रहा है, दैट इज हिज प्रॉब्लम। कहानी को आगे बढ़ाते, कुछ पन्ने जिंदगी के, हमारी जिंदगी के कुछ ऐसे पन्ने भी होते हैं जिन्हें हम कई बार पीछे छोड़ के आगे निकल जाते हैं। कुछ ऐसे ही अनकहे अनसुने पन्नों को दोबारा पलटते हैं और 92.7 बिग FM सुनते रहिए कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम।